हेलो दोस्तों, हमने शुरू किया था अर्थशास्त्र का क्लास। ये दूसरा क्लास है। हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का परिचय। अब आगे देखते हैं। हम इकोनॉमिक्स पढ़ चुके थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, और उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, जो कि दिखने में लगता है इकोनॉमिक्स ही है, लेकिन ये उसका व्यवहारिक रूप है, वो सैद्धांतिक रूप था। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के प्रकार, जिसमें अलग अलग धारणाओं के आधार पर हम प्रकार देखेंगे। जैसे सरकार की भूमिका और नियंत्रण के आधार पर 3 तरह की इकोनॉमी होती है। पूंजीवादी या उदारवादी अवस्था, जिसे हम कैपिटलिस्ट या लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी के प्रकार। सरकार की भूमिका या नियंत्रण के आधार पर इकोनॉमी 3 तरह की होती है। पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट और उदारवादी या लिबरल, ये एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित है, जिसे लाइसेंस फेयर भी कहते हैं। इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्णतः बाजार पर आधारित है। इसमें संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है, यानी कि सरकार कोई भी नियंत्रण नहीं रखती। इस प्रकार की इकोनॉमी में आता है अमेरिका की इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी आदि। लेकिन अब ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि सरकार के नियंत्रण के बिना कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती। तो दुनिया में कोई भी इकोनॉमी पूरी तरह से पूंजीवादी इकोनॉमी नहीं है, उनमें समाजवादी के गुण पाए ही जाते हैं। अब हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका समाजवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के अनुसार 2 तरह का समाजवाद होते हैं। शुरुआत में जब समाजवाद को अपनाया जाता है तो उस समय सामूहिक अधिकार होता है, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं। कोई भी देश समाजवाद की शुरुआत में इसी प्रकार का होता है, और साम्यवाद या कम्युनिस्ट इसका सबसे आदर्श रूप है। दुनिया का कोई भी देश अभी तक साम्यवादी तक नहीं पहुंचा है। इसमें साम्यवादी में राज्य विहीन सरकार हो जाता है। इसमें सरकार का पूर्ण अधिकार होता है सभी संसाधनों पर। समाजवादी सरकार का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं चीन, और पहले जो यूएसएसआर था वो रूस। अभी का रूस पूंजीवाद पर भी आधारित है। इसमें समाजवाद के गुण है, लेकिन पूरी तरह समाजवाद पर कोई भी देश अभी आधारित नहीं है। इसे हम नॉन मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक और निजी दोनों का महत्व रहता है इसमें। इसका एग्जाम्पल है फ्रांस, जो कि सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, और भारत जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रभावित है। विकास के आधार पर इकोनॉमी 3 तरह की होती है। अविकसित, जिस प्रकार जैसे सहारा क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र, वो अविकसित अर्थव्यवस्था है। उसमें आगे चलकर विकास की संभावना भी कम ही है। विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत है, इंडोनेशिया, वियतनाम और भी बहुत सारी इकोनॉमी, चीन भी इसी तरह की इकोनॉमी है। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए, नॉर्वे, जर्मनी या अन्य यूरोपीय देश। वैश्विक संबंधों के आधार पर इकोनॉमी को 2 प्रकार से बांटा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण उत्तर कोरिया को मान सकते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में सिंगापुर, हांगकांग, भारत, अमेरिका, दुनिया के लगभग सभी देश इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है, आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था हैं, क्योंकि सभी जगह आयात और निर्यात होता ही है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। अब हम देखते हैं कोई भी इकोनॉमी कैसे काम करती है। इसमें आय का प्रवाह देखते हैं, किस प्रकार परिवार और व्यावसायिक फर्म के बीच आय का आदान प्रदान होता है। यदि परिवार कोई काम करता है किसी व्यावसायिक फर्म या किसी उद्योग के लिए, तो उससे मजदूरी, लाभ, किराया या ब्याज मिलता है। जैसे कोई किसी के ज़मीन पर व्यावसायिक फर्म लगाता है तो उसके लिए उस परिवार को किराया दिया जाता है। यही परिवार जब व्यावसायिक फर्म में काम करता है तो उसे पूंजी, श्रम, भूमि या उद्यम के रूप में अपना योगदान देता है। अब व्यय देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, उपभोग के लिए व्यय करता है व्यावसायिक फर्म को परिवार, और इसके बदले में व्यावसायिक फर्म वस्तुओं और सेवाओं को परिवार को प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक की आय दूसरे का व्यय है, और दूसरे का व्यय पहले की आय है।
किसी देश की आवश्यक आर्थिक गतिविधियां हैं उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण। उत्पादन के 4 साधन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड यानी भूमि और प्राकृतिक संसाधन, जो भी हम प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है। लेबर हो गया श्रम, कैपिटल हो गया पूंजी और एंटरप्रेन्योर हो गया उद्यमी, या इसे मानव पूंजी के रूप में भी आप टर्म कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या है क्या उत्पादन करना और किस मात्रा में करना है, मतलब हम कितना उत्पादन करें। फिर उसके बाद है उत्पादन कैसे करें। अगर ये दोनों सवाल का जवाब मिल गया तो उत्पादन किसके लिए करना है। ये तीनों समस्याएं हैं जो अगर इन तीनों समस्याओं का समाधान हो जाता है तभी किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो भी हमें प्राकृतिक से संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे कि कच्चे माल हो गए, प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित हो गए, जैसे कृषि, वानिकी यानी कि वृक्षारोपण हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन। द्वितीयक क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो विनिर्माण या उद्योग से संबंधित है, जैसे बिजली, गैस, जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी सूचना और प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। तृतीयक क्षेत्र को कभी कभी 2 और क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे चतुर्थक क्षेत्र या पंचम क्षेत्र कहते हैं। चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वाटरनरी सेक्टर, इसे बौद्धिक और ज्ञान आधारित क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसमें परामर्श देना या अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सेवाएं आती है। पंचम क्षेत्र यानी क्वीनरी, सरकार या उद्योग में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले लोगों को इस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है, जैसे CFO, CEO या राजनेता। हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग किया जाता है तो अन्य वस्तुओं के लिए कम संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो अन्य वस्तुओं के संदर्भ में उस वस्तु की लागत अधिक होती है। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छे विकल्प की लागत को अवसर लागत के रूप में जाना जाता है। जैसे यदि आपके पास कमाने का अवसर हो, 1 हफ्ते में मान लीजिए 10,000 रुपये आप कमा सकते थे, लेकिन आप 1 हफ्ते घूमने के लिए चले गए और वहाँ आपने 5,000 रुपये स्पेंड कर दिए, तो आपकी अवसर लागत कितनी हुई। सबसे अच्छा विकल्प क्या चुन सकते थे आप? सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते थे 10,000 कमाते, और चुना गया विकल्प क्या था आपका कि 5,000 लॉस हो गया। तो यहाँ माइनस है और उसमें माइनस ही 5,000 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका अवसर लागत 15,000 रुपये हुआ। तो अवसर लागत को आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा विकल्प जो चुना जा सकता था और जो चुना हुआ विकल्प है, उन दोनों के अंतर को अवसर लागत कहते हैं। बाजार संरचना यानी मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसा स्थान जहाँ ग्राहक या क्रेता और विक्रेता वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं उसे बाजार कहते हैं। इसके मुख्य निर्धारक 3 मुख्य निर्धारक हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या जितनी अधिक रहेगी उतना कंपटीशन रहेगा। फर्मों के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता और वस्तुओं की प्रकृति। फर्म का मतलब यहाँ उद्योग है, कोई भी कंपनी अगर बाजार में प्रवेश करती है और अपना चाहती है कि हम इसके बाद कोई प्रोडक्ट ना बेचे या बाज़ार से निकल जाए, तो इसकी स्वतंत्रता के आधार पर बाजार संरचनाओं को मुख्यतः 6 रूपों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, उत्पाद लगभग समान होता है सबका, प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होती है। नोट करके यहाँ देखने की बात है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा वास्तव में कभी नहीं होती, लेकिन कृषि वस्तुओं का बाजार इसके सबसे निकट है क्योंकि यहाँ सभी के उत्पाद समान ही होते हैं। दूसरा है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, जब एक ही विक्रेता हो, जैसे शुरुआत में जियो था 4G देने वाला, तो उस समय जियो की मोनोपोली थी। इसमें उत्पादित वस्तु का कोई नज़दीकी विकल्प नहीं हो, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध हो, या इस प्रकार हो कि नई फर्मों के प्रवेश में इतना अधिक इन्वेस्टमेंट लगता हो कि वो आ ही नहीं पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें मोनोपोली के उदाहरण में सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि जब आई थी इंडिया में
ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ के सम्राट से उसने 15 वर्षों का चार्टर अधिकार प्राप्त किया था ताकि कोई भी कंपनी और व्यापार ना कर पाए। इसमें मूल्य भेदभाव होता है, कंपनी जितना चाहती है उस मूल्य पर बेचती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दो ग्राहकों को वो अलग अलग प्राइस पर बेचती है। तीसरा देखते हैं एकाधिकार प्रतिस्पर्धा यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ बहुत सारे खरीदार होते हैं और विक्रेता होते हैं। उत्पाद एक जैसे होते हैं लेकिन एक दूसरे के समान नहीं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं लेकिन सबका कुछ अलग अलग भी है। सभी एक समान हैं लेकिन पूरी तरह एक समान नहीं है। साबुन भी अलग अलग कंपनी का आता है, लाइफ बॉय, डिटॉल, तो इन सब का बाज़ार जो है वो इस प्रकार का बाज़ार कहा जा सकता है। जहाँ उत्पादों के प्रचार या विज्ञापन पर बहुत भारी लागत लगती है क्योंकि आपको दिखाना होता है कि हमारा प्रोडक्ट अलग है। इसमें फर्म के प्रवेश तथा निकास के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रवेश पूर्ण प्रतिस्पर्धा जितना आसान नहीं हो। इसमें प्रवेश में कुछ बाधाएं हैं। अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली, इसका मतलब है कुछ लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा। इसमें कुछ बड़े विक्रेता मौजूद होते हैं। एक फर्म द्वारा कीमत में बदलाव से दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का कीमत बढ़ा देती है तो दूसरों को भी बढ़ाना पड़ता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में अगर जियो दाम बढ़ाती है तो एयरटेल या आइडिया भी अपना दाम बढ़ा लेते हैं, या कम करती है तो उन्हें भी कम करना पड़ता है, वरना उनका कौन खरीदेगा। फर्मों के प्रवेश के लिए बाधाएं मौजूद हैं। एग्जाम्पल सीमेंट, ऑटोमोबाइल बाजार इत्यादि। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे बड़ी बाधा है। अगला एक क्रेता अधिकार यानी मोनोपोली। इसमें एक ही खरीदार होता है और उत्पाद का कोई करीबी विकल्प नहीं होता है। एग्जाम्पल, केंद्र सरकार घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एकमात्र क्रेता है। अगर उनका प्रोडक्ट केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, अगर रक्षा से रिलेटेड जैसे हेलीकॉप्टर हो गया तेजस का, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट है एक क्रेता अधिकार यानी मोनोपोली। इसमें एक ही खरीदार होता है और उत्पाद का कोई भी करीबी विकल्प नहीं होता है। जैसे घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विक्रेताओं के लिए एकमात्र क्रेता केंद्र सरकार है और कोई इसको खरीद नहीं सकता है। अब हम देखते हैं मांग और पूर्ति की अवधारणा। मांग या डिमांड क्या है? उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जो उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार और सक्षम है। अब मांग का नियम देख लेते हैं। कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी मांग कम होगी, यानी कि कीमत मांग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी और कीमत घटेगी तो मांग अधिक होगी। देखते हैं मांग के निर्धारक, जो कि हैं वस्तु की कीमत और अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। जैसे अगर चीनी का प्राइस बढ़ता है तो उससे संबंधित वस्तु चाय है उसका भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और मांग का शून्य लोचदार मूल्य। अब देखते हैं कि ये सब क्या है। लोचदार मांग यानी कि कीमत में परिवर्तन के साथ मांग में भी परिवर्तन हो, तो इसे कहेंगे लोचदार मांग। जैसे कि किसी चीज़ का कीमत बढ़ता है तो मांग बढ़ेगा, कम होता है तो कम होगा। बेलोचदार मांग, कीमत में परिवर्तन लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन नहीं। ये ज़रूरी चीज़ों के लिए होता है कि कीमत में कितना ही परिवर्तन हो, लोग ज़रूरत की चीज़ें तो लेंगे ही। मांग का शून्य लोचदार मूल्य, कीमत में जो भी परिवर्तन हो जाए लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे नमक है, कितना भी महंगा हो जाए लोग खरीदेंगे ही। वस्तुओं के प्रकार, किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? पहला देखिए स्थानापन्न वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त होने वाली। जैसे गुड़ और चीनी है, अगर गुड़ महंगा हो गया तो लोग चीनी खरीद के काम चला सकते हैं। चाय और कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी महंगी हो गई तो लोग चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें इसकी विशेषता यह है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है। दूसरा देखते हैं पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग में कमी आ जाती है। जैसे पेन और स्याही है, अगर स्याही की कीमत बढ़ती है तो पेन की डिमांड में कमी आ जाती है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो कार की डिमांड में भी कमी आएगी। सामान्य वस्तुएं जो कि जनरल यूज में होती हैं, इसमें आय बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। जैसे साधारण टीवी हो गया या कोई भी आम यूज का सामान हो गया। अब देखते हैं घटिया वस्तुएं या इन्फीरियर गुड्स,
अगर आय बढ़ती है तो मांग में कमी आ जाती है, क्योंकि आय बढ़ने के साथ लोग उसका यूज करना कम कर देते हैं। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, जब आय बढ़ती है तो लोग दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हो जाते हैं। देखते हैं गिफन वस्तुएं, कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल आलू, इसकी मांग में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि अन्य वस्तुएं इससे भी ज़्यादा महंगी हो जाती है महंगाई के दौर में, अतः ये कम से कम अफोर्डेबल ही रहता है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब देखते हैं वेबलेन वस्तुएं, इनकी भी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सामान, लेकिन इनकी मांग इसलिए नहीं बढ़ती है जिस प्रकार गिफन वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। इनका मांग बढ़ने का कारण है कि लोगों को लगता है कि कीमत ज़्यादा है तो वस्तुएं अच्छी ही होंगी। आपूर्ति या सप्लाई, अब देखते हैं क्या है ये। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई फर्म या उद्योग एक निश्चित अवधि के दौरान दी गई कीमत पर बेचने को तैयार है, इसे आपूर्ति कहते हैं। आपूर्ति का नियम, यदि मूल्य बढ़ता है तो माल की आपूर्ति बढ़ती है, जो कि डिमांड में उल्टा था। मूल्य बढ़ने पर लोग कम खरीदते थे, इसमें माल की आपूर्ति बढ़ेगी, जबकि अन्य कारक स्थिर होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होगा तभी। क्योंकि मूल्य बढ़ता है तो निर्माता या उत्पादक जो चाहते हैं कि अधिकतम लाभ कमा सकें, इसलिए माल की आपूर्ति बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। अब हम देखते हैं अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड का सिद्धांत, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। इन्होंने एक बुक लिखा था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में, उसी में ये सिद्धांत का पहली बार प्रयोग किया गया और बाद में अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में भी इसका जिक्र किया गया है। यह एक अनदेखी बाजार शक्ति है जो मुक्त बाजार में माल की मांग और आपूर्ति को संतुलित रखता है। व्ययिता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। जॉन मेनार्ड किन्स ने यह सिद्धांत दिया था, लोगों को लगता है कि हम कम खर्च करेंगे और बचत करेंगे तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी या कुछ होगा, जबकि होता उसका उल्टा है। व्यक्तिगत बचत जो है वो आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। आर्थिक मंदी के दौरान ये देखा गया कि व्यक्ति अधिक बचत करते हैं, इससे क्या होता है कि कुल मांग में गिरावट होती है, लोग कम चीज़ें खरीदते हैं, तो कम चीज़ें खरीदेंगे तो उत्पादन भी घटेगा, उत्पादन घटेगा तो उद्योग पीछे जाएंगे और उद्योग घटेंगे तो रोजगार भी घटेगा, इससे आर्थिक विकास में गिरावट आएगी। तो अर्थशास्त्र का परिचय चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद कोई भी और टॉपिक नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। तो बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।